नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था नई समीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का दर्शन पढ़ने वाले हैं आज हम। और प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ेंगे और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत को पढ़ेंगे हम। तो मार्क्सवाद का हम अर्थ देखेंगे, मार्क्सवाद की विशेषताएं देखेंगे, मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनाएं क्या रहीं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखेंगे, वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना क्या रहीं, और इसके साथ अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचनाएं क्या रहीं, इनको सबको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत। कार्ल मार्क्स को आर्थिक सिद्धांतकार, राजनैतिक चिंतक और द्वंद्वात्मक भौतिक प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। मार्क्सवाद को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को आर्थिक सिद्धांतकार, राजनीतिक चिंतक और द्वंद्वात्मक भौतिक प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका समय सन 1818 ईस्वी से लेकर सन 1883 ईस्वी तक माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स का समय कितना है? 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक विचारों के क्षेत्र में जितनी लोकप्रियता कार्ल मार्क्स को मिली, शायद ही उतनी किसी को मिली होगी। कार्ल मार्क्स और उनके अन्य साथी फ्रेडरिक एंजेल्स ने साहित्य दृष्टि और साहित्य आलोचना पर व्यवस्थित रूप में कभी कुछ नहीं लिखा है। किसने? मार्क्स और उनके अन्य साथी फ्रेडरिक एंजेल्स ने साहित्य दृष्टि और साहित्य आलोचना पर कुछ व्यवस्थित रूप में कभी कुछ सामने नहीं लिखा है। साहित्य और साहित्य आलोचना संबंधित इन दोनों का नियतांत असंगठित और बिखरा हुआ है। कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स को आर्थिक सिद्धांतकार, राजनीतिक चिंतक, द्वंद्वात्मक भौतिक प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका समय सन 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक। आधुनिक विचारों के क्षेत्र में जितनी लोकप्रियता कार्ल मार्क्स को मिली, शायद ही उतनी किसी को मिली होगी। मार्क्स और उनके अन्य साथी फ्रेडरिक एंजेल्स ने साहित्य की दृष्टि और साहित्य आलोचना पर कुछ भी व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा है। तो ये हमने कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय। उसके बाद हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का अर्थ क्या है। कार्ल मार्क्स का अर्थ क्या है? मार्क्सवाद का अर्थ क्या है कि मार्क्सवाद का क्या अर्थ है? मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्स का अर्थ क्या है? कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। इनका ये क्या है? यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद व्यवस्था को अमूल्य रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति पर बल देता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। तो मार्क्सवाद का अर्थ क्या है? एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद व्यवस्था को अमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति पर बल देता है। ये मार्क्सवाद है। इस क्रांति के पश्चात ही क्या होता है? आदर्श समाज की स्थापना होगी, आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी।
अब हम देख लेते हैं मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या रहीं। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। इसकी दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद क्या करता है? मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है, हिंसात्मक क्रांति का प्रयोग करता है। के बाद मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं, जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद प्रजातंत्री जो संस्था है वे पूंजीपतियों की संस्थाएं हैं। क्या है? जो मार्क्सवाद के अनुसार प्रजातंत्री जो संस्थाएं हैं वे पूंजीपतियों की संस्थाएं हैं, जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई हैं। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है। मार्क्सवाद धर्म का विरोध करता है तथा धर्म को जनता की अफीम कहा है। मार्क्सवाद का जो सिद्धांत रहा है वो धर्म के विरोध में रहा है तथा धर्म को जनता की अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग ऊँघाते रहते हैं। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। मार्क्सवाद क्या करते हैं? मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखते हैं। समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। किसमें संघर्ष अनिवार्य है? समाज और राज्य में, शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। ये जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है वो किसको स्पष्ट करता है? मार्क्सवाद का जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है उसके द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। मार्क्सवाद की फिर से विशेषताएं देख लेते हैं। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक क्रांति पर बल देता है। हिंसात्मक क्रांति या हिंसात्मक साधनों पर बल देता है। मार्क्सवाद प्रजातंत्री संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं, जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई हैं। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को जनता की अफीम कहा गया है, जिसके नशे में लोग ऊँघाते रहते हैं। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो समाज और राज्य में, शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य मानता है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा पूंजीवाद को जन्म देता है, उसको स्पष्ट करता है कि क्या है पूंजीवाद। इसके बाद हम देखते हैं मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार रहा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार रहा है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को ही हीगल से ग्रहण किया है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को किससे ग्रहण किया है? हीगल से ग्रहण किया है। मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हीगल के विचारों का जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है। हीगल के विचारों में क्या है? हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में इतिहास अवस्थाओं का विवेचन है। हीगल के विचारों में क्या है? हीगल के विचारों में इतिहास जो है वे के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है। हीगल के विचारों में जो इतिहास है वे घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन करता है। कहते हैं कि इतिहास जो है वे घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन करता है। एक वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल की मान्यता है कि कोई भी विचार अपनी मूल अवस्था में हो वह क्या होता है? वाद होता है।
हीगल की मान्यता के अनुसार कोई भी विचार अपनी वहाँ मूल्य अवस्था में हो वहाँ वाद होता है। कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद प्रतिवाद में परिवर्तित हो जाता है। प्रतिवाद का विरोध होने से नए विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाती है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए ही हीगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम नहीं है। हीगल के विचारों में क्या है, इतिहास जो है घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। कोई भी विचार हो वह अपनी जब मूल अवस्था में होता है तो वह क्या होता है, वह वाद होता है। कोई विचार है वह अपनी मूल अवस्था में है तो वह क्या है, वाद है। कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन हो, कुछ समय बाद उसमें संघर्ष के द्वारा कुछ समय बाद संघर्ष हो उसमें और उसमें परिवर्तन हो तो वह क्या हो जाता है, प्रतिवाद में बदल जाता है। और प्रतिवाद का जब विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। जब प्रतिवाद का विरोध होता है और एक नए विचार की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, तब संवाद का जन्म होता है। उसे ही संवाद कहते हैं। हीगल का कहना है कि द्वंद्ववाद के माध्यम से संवाद आगे चलकर वाद का रूप ले लेता है, जिनका पुनः प्रतिवाद होता है। द्वंद्ववाद के बाद संवाद का रूप धारण करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ही स्वीकार किया है, किंतु हीगल के विचारों को ही उन्होंने ग्रहण किया है। हाँ, हीगल विचार को संसार को नियामक तथा विश्व आत्मा मानता है। वह मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करता है। मार्क्स किसको स्वीकार करता है, मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करता है। और मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। यह भौतिक पदार्थ ही क्या है, संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है। पदार्थ क्या है, पदार्थ विकासमान है। मार्क्स का क्या मानना है, मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है। पदार्थ क्या है, विकासमान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है। विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। विकास का किससे होता है, वो उनका मानना है कि विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास का गतिमान होता है, विकास होता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद वाद है और जहाँ 2 वर्ग पूंजीपतियों व श्रमिक हैं। संघर्ष में क्या होगा, इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। और यह प्रतिवाद की अवस्था इन दोनों अवस्थाओं में से होकर तीसरी एक नई अवस्था उत्पन्न होगी। यह क्या होगी, साम्यवादी समाज की होगी। इस स्थिति में न वर्ग रहेंगे, न वर्ग संघर्ष होगा, न ही राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। मार्क्स ने हीगल के विचारों को ग्रहण किया है, जिसमें मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद, जहां 2 वर्ग पूंजीपति श्रमिक और एक धनवान और दूसरा निर्धन, इन दोनों के हितों में विरोध है।
विरोधी वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। यहाँ प्रतिवाद की अवस्था है। यहाँ क्या है? यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी नई स्थिति उत्पन्न होगी जो कि साम्यवाद समाज की है। इस स्थिति में ना कोई वर्ग होगा, ना कोई वर्ग संघर्ष होगा, ना ही राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। ये क्या है? इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनाएं देख लेते हैं क्या हुई हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कौन सी आलोचना हुई है? मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कभी भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कभी भी विस्तृत विवेचन नहीं किया है। मार्क्स ने हीगल के अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया है। मार्क्सवाद ने क्या किया है? मार्क्सवाद ने हीगल के अध्यात्मवाद के स्थान पर, जो अध्यात्मवाद मार्क्स हीगल ने रखा है, उसके स्थान पर भौतिकवाद का स्थान किसने, भौतिकवाद का समर्थन किसने किया है? वे मार्क्स ने किया है। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है। मार्क्स का मानना क्या है? मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष और क्रांति का होना आवश्यक है। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष और क्रांति का होना आवश्यक है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में ही समाज और देश की उन्नति होती है, संघर्ष और क्रांति के द्वारा नहीं। की आलोचना थी मार्क्सवाद की आलोचना, ये प्रमुख आलोचना में हम लिख सकते हैं। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु सत्य तो यह है कि शांति काल में ही समाज और देश की प्रगति होती है। उसने हीगल के अध्यात्मवाद के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? भौतिकवाद का समर्थन किया है। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीद टूटे ना मेरे आशियाने की, सिया मिले तुझको सारे जमाने की, बीते गुजरे लम्हों की सारी यादें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, ना वह आके जल्दी चले आना, तेनू पिंड दिया गलियां निहार वे। इसके बाद हम देख लेते हैं मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को हम देखते हैं। मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का यह सिद्धांत है। मार्क्स ने कहा है कि, इसका कहना है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का क्या कहना है? मार्क्स का कहना है कि अब तक समस्त समाजों का जो इतिहास रहा है वे वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति, सरदार, सेवक, संघपति, श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं। उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है। मार्क्स ने इससे निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठन
श्रमिक जो हैं वे संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। का क्या मानना है? मार्क्स ने इससे निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध, किसमें? आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। संघर्ष सिद्धांत क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समाज जो है, अब तक के समस्त समाजों का इतिहास जो रहा है वे वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तीन और साधारण व्यक्ति, दार और सेवक, संघपति, श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है। उनमें क्या है? संघर्ष जारी है। मार्क्स ने इससे निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। ये क्या था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। वर्ग संघर्ष की हम आलोचनाएं देख लेते हैं क्या है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत में आलोचना क्या हुई है? मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वे गलत है। इसमें आलोचना की गई है कि कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण गलत है कि सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है। सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है। ये उनका जो कथन वह गलत है। वास्तव में सामाजिक जीवन का आधार तो सहयोग है। वास्तविक जीवन का आधार क्या है? सहयोग है। ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया वर्ग संघर्ष सिद्धांत, उस पर आलोचना करते हुए लिखते हैं उसको गलत साबित किया गया। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण गलत है कि सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष नहीं बल्कि वास्तव में सामाजिक जीवन का आधार तो सहयोग है। ये क्या है? इसकी आलोचना है। मार्क्स ने घोषणा की है कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। छोटे छोटे जो पूंजीपति हैं वो समाप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये पूंजीपति विकसित हुए हैं। ये जो छोटे छोटे पूंजीपति थे वे, उनका मानना है कि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे पूंजीपति विकसित हुए हैं। ये था वर्ग संघर्ष की आलोचना है। वर्ग संघर्ष की आलोचना क्या है? कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण गलत है कि सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है। सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है, ये बात गलत है। वास्तव में तो सामाजिक जीवन का जो आधार है वे क्या है? सहयोग है। मार्क्स ने घोषणा की है कि छोटे छोटे पूंजीपति वर्ग जो है वे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी गलत हुआ है कि उनका विकास हुआ है। वे बड़े औद्योगिक क्रांति को चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर चुके हैं। इसके पश्चात हम देख लेते हैं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की विवेचना की है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की किस पुस्तक में विवेचना की है? दास कैपिटल में। मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीपति श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक देकर, उनका जो उचित परिश्रम वो उचित मेहनत करते हैं उसका श्रम न देकर उनके श्रम का संपूर्ण लाभ वह स्वयं हड़प लेते हैं। और मार्क्स ने माना है कि किसी वस्तु का मूल्य इसीलिए होता है क्योंकि इसमें मानवीय श्रम लगा है। दूसरे शब्दों में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम से होता है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम से होता है जो उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। जिस वस्तु पर अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य अधिक, जिस वस्तु पर अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य अधिक, और जिस वस्तु के उत्पादन पर कम श्रम लगता है उसका मूल्य कम होता है। इस प्रकार मार्क्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है, किंतु जब वह
वस्तु बाजार में बिकती है, किंतु वह जब वस्तु बाजार में बिकती है तो वह ऊंचा मूल्य पाती है। इस प्रकार वस्तु के बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य के अंतर में पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। जो बाजार में मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति वर्ग स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स की दृष्टि में जो धन पूंजीपतियों द्वारा अपने पास रखा गया है वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य जो है इन दो मूल्यों का अंतर है, जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में करता है। इस प्रकार वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। इस संबंध में मार्क्स ने लिखा है कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर कर के रूप में वसूला करता है। मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है। मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है, जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। इस संबंध में मार्क्स ने लिखा है कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथकर के रूप में वसूला करता है। अतिरिक्त मूल्य की सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हुई, हम ये देख लेते हैं। मार्क्स ने उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना है। अतिरिक्त मूल्य में आलोचना क्या हुई है? मार्क्स ने उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना है, जबकि यह सर्वविदित है। इसमें आलोचना क्या हुई है? मार्क्स ने उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना है, जबकि यह सभी जगह मान्य तो नहीं है। श्रम के अतिरिक्त भूमि की, पूंजी की, संगठन व उद्यम भी महत्वपूर्ण साधन है। उत्पादित वस्तु द्वारा प्राप्त लाभ को इन सभी साधनों पर करना उचित है। केवल और केवल शारीरिक श्रम को महत्व देता है, मानसिक श्रम को नहीं। मार्क्स क्या है? मार्क्स केवल शारीरिक श्रम को महत्व देता है, मानसिक श्रम को नहीं। पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य का प्रयोग मशीनें लगाने व अन्य साधनों के उपयोग में करता है, किंतु वह यह भी करता है कि मशीनों व कच्चे माल से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता, यह तो श्रमिकों के श्रम से प्राप्त होता है। मार्क्स के ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। नमस्कार।